हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल और एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हो गए, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस की तैयारी जब हम करते हैं तो न्यूज़पेपर्स की हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, न्यूज़पेपर को किस नज़रिए से हमें पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या नहीं पढ़ने वाली होती हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या आज के दिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 19 नवंबर, आज है संडे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है आज संडे को। सबसे पहला है तमिलनाडु गवर्नमेंट री इनैक्टिंग द बिल्स। तो ये काफ़ी समय से अब चलता आ रहा है इशू, अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं एडिटोरियल के वीडियोस, तो इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि गवर्नर का क्या रोल है, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो उसी के बारे में अभी और फर्दर डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके बाद है कडालुंडी श्रिंकिंग मड फ्लैट्स। तो ये फ्रंट पेज पे एक आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल आया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या है, और यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व के बारे में बात करी है। तो कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं, थोड़ा हम इसकी थ्योरी के बारे में भी देखेंगे। इसके बाद हरियाणा प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन, इसके ऊपर न्यूज़ आई है, हम इसका भी एनालिसिस हम पहले अच्छे से कर चुके हैं। एंड इसके बाद अब क्या फर्दर डेवलपमेंट है, ये चीज़ है। उसके बाद आपका एक एडिटोरियल है, पीपल फ्लीइंग टू मिजोरम फ्रॉम म्यांमार सिविल वॉर। तो ये दोनों आपके एडिटोरियल हैं, और म्यांमार का जो इशू चल रहा है अभी, उसे हम डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा इस एडिटोरियल को समझेंगे कि क्या इशू चल रहा है वहाँ पे। उसके बाद वाई इज़ चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर स्टॉल्ड, ये आपका एक और एडिटोरियल है जो कि आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है प्रोजेक्ट, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर, उसके बारे में है। वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है आजकल, तो उसके बारे में ये इशू है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं। तो सबसे पहले आपका आर्टिकल, इसकी रेलेवेंस मैं पहले भी बता चुका हूँ। रेलेवेंस इसकी है आपका प्री में, ठीक है, पॉलिटी में भी आपका गवर्नर। जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ते हैं तो गवर्नर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसका अपॉइंटमेंट हो गया, उसका रिमूवल हो गया, ठीक है, उसकी पावर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, उसकी लिमिटेशंस हो गई, प्रेसिडेंट से क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं अलग अलग लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में, वो देखेंगे। और अगर मेंस की अगर बात करें तो मेंस में आपका GS2 में जो आपका पॉलिटी सेक्शन है, पॉलिटी में आपका जो सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, ठीक है, आपका हो गया यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर हो गया जैसे, ठीक है, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स हो गया, ठीक है, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई, उनसे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या सोल्यूशंस हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका अगर मैं बैकग्राउंड समझाऊं, बैकग्राउंड में ये हुआ था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कुछ बिल्स पास किए थे, और पास होने के बाद गवर्नर को प्रेजेंट किए थे। आर्टिकल 200 जो है बताता है कि गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं बिल्स को लेके। 4-5 ऑप्शंस होते हैं कि गवर्नर जो है एसेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, और रिटर्न कर सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जानने वाली कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई भी टाइम लिमिट या कोई भी टाइम फ्रेम नहीं देता। तो इस वाले आर्टिकल में देखिए एक्चुअली क्या हुआ है कि जो बिल प्रेजेंट किया गया था गवर्नर को, गवर्नर जो है बाध्य होता है टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एग्जीक्यूटिव। बट वहाँ पे उनके एडवाइस से ना चल के गवर्नर ने विदहोल्ड कर दिया एसेंट अपने डिस्क्रिशन से, ठीक है। तो उसी को लेके अब जो असेंबली है उन बिल्स को फिर से री इनैक्ट कर रही है, और रूल्स के हिसाब से ऐसा है कि अगर बिल्स गवर्नर एक बार अगर रिटर्न कर दे, रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे, एंड अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से उसको रिकन्सिडर करके गवर्नर को प्रेजेंट करती है, तो गवर्नर को मैंडेटरीली असेंट देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया है कि जो लॉज थे, देखिए गवर्नर जो है वो टाइमली एक्शन नहीं ले रहा था, क्योंकि बिल्स जो थे गवर्नर के पास काफ़ी समय से पेंडिंग थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज थे। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का एक लॉ प्रपोज करना चाह रहा था कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये बताया गया है कि इस सेक्शन में
कि गवर्नर ने जो विदहोल्ड कर दिया है अपना असेंट बिना किसी रीज़न के, वो एक टाइप से एक्सेप्टेबल नहीं है, वो मंजूर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये सारी पावर्स जो हैं गवर्नर को कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 200 से मिलती हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द गवर्नर इज बाउंड टू गिव असेंट व्हेन द बिल रिटर्न्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर रिकंसिडरेशन इज अडॉप्टेड अगेन बाय द असेंबली। और इसी के आर्टिकल के कंटिन्यूएशन में इसकी इंफॉर्मेशन दी है कि कौन कौन से वो अलग अलग बिल्स थे। तो ये हो गया आपका सबसे पहला आर्टिकल। उसके बाद है कडलुंडीज श्रिंकिंग मड फ्लैट इकोसिस्टम कीप्स बर्ड्स अवे। तो सबसे पहले इसकी रेलेवेंस बता दूं। सबसे पहले तो इसकी अगर प्री के हिसाब से रेलेवेंस बताऊं तो आपकी जोग्राफिकल रेलेवेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जोग्राफिकल रेलेवेंस क्यों? क्योंकि मैपिंग में ये वाली जो जगह है कडलुंडी, ये कहाँ पे आती है, यहाँ से कौन सी रिवर पास होती है, कौन से माउंटेन के आसपास है, यहाँ पे कौन सा फ्लोरा एंड फौना है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसमें क्या क्या अलग अलग तरीके के रिजर्व्स होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, आपका कम्युनिटी रिजर्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व की बात करी है, उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपका कंजर्वेशन, आपके जो एफर्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन वाला जो पार्ट है आपका GS 3 में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। और इसको कहीं ना कहीं आप एक केस स्टडी के तौर पे भी कोट कर सकते हैं, या फिर आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं अबाउट मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम्स। तो चलिए एक बार इस आर्टिकल में क्या कहना चाह रहे हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करी है कि एक जगह है, देखिए कडलुंडी एक गांव है, कहाँ पे? केरला के कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे एक रिवर भी बहती है, कडलुंडी पूजा रिवर। तो अब देखिए ये जगह क्या है, ये जगह देखिए इंटरटाइडल मड फ्लैट है। अगर मैं आपको एक फिगर से समझाना चाहूँ, इंटरटाइडल मड फ्लैट क्या होता है? ये जगह, ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ क्या होती है? मान लीजिए ये शोर है, ये तट है, ये किनारा है समुंदर का, ठीक है, ये समुंदर है किनारे, ठीक है, और ये आपका ओशन लेवल है। ठीक है, ये हो गया आपका ओशन लेवल। ये तो यहाँ पे हम जानते हैं टाइड्स होती हैं, एक हाई टाइड होती है और एक लो टाइड होती है। ठीक है, जब हाई टाइड होती है तब पानी का स्तर यहाँ पे होता है, और जब लो टाइड होती है तब पानी का स्तर यहाँ पे होता है। तो जो इसके बीच में जो एरिया पड़ता है, ये पूरा एरिया, यहाँ पे अगर मान लीजिए मड के कुछ फ्लैट्स हैं, जब पानी नीचे जाता है तो कुछ फ्लैट्स इमर्ज होते हैं, ठीक है, कुछ ज़मीन वहाँ से इमर्ज होती है। तो आपका हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो ज़मीन पड़ती है उसे हम लोग इंटरटाइडल जोन कहते हैं, इंटरटाइडल मड फ्लैट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूँ कि जैसा हमने देखा था, ये एक हाई टाइड वाला जोन है आपका, और ये आपका लो टाइड वाला जोन है। जब लो टाइड आती है तब जो नीचे की ज़मीन है वो सतह पर आ जाती है, वो दिखने लगती है। ठीक है, तो ये वाली जो ज़मीन है ये होगी आपकी मड फ्लैट, कि जब समुंदर का स्तर ऊपर जाता है तब ये पूरी की पूरी पानी में सबमर्ज हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन जब जैसे ही पानी का स्तर नीचे आता है लो टाइड में, ये एकदम से सामने आ जाती है। ये होता है इंटरटाइडल मड फ्लैट, और यही टाइप का जो इकोसिस्टम है ये इस जगह पे मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ की खास बात क्या है? देखिए ऐसी जो जगह होती हैं ये आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, बहुत दूर दूर
दुनिया के बहुत दूर दूर के कोने से के एक स्पेसिफिक मौसम में इंडिया में आती हैं, उन्हें माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं, जो इंडिया की नहीं होती, बाहर की होती हैं, लेकिन इंडिया में एक सीज़न में पर्टिकुलरली आती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो जगह है काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स को अट्रैक्ट करती हैं एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे आती हैं, वो लोग नेस्टिंग करती हैं, बच्चे अंडे देती हैं और इसकी वजह से उनकी लाइफ साइकिल बढ़ती जाती है आगे। तो इस लोकेशन का उनकी लाइफ साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उनकी प्रेजेंस, ये जो माइग्रेटरी बर्ड है, इनका यहाँ पे होने की वजह से यहाँ का पूरा इकोसिस्टम बहुत अच्छे से फ्लरिश करता है। ठीक है, तो ये यहाँ की काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। लेकिन अब हो क्या रहा है, ये जो हमने मड फ्लैट देखे थे, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे मड फ्लैट देखे थे, अब ये धीरे धीरे करके लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक ये काफ़ी बड़ा एरिया था, लेकिन अब घट के यहाँ पे न्यूज़ में बताया है, ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ कोझिकोडे हैड अबाउट 8 हेक्टेयर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच, टुडे द मड फ्लैट इज़ अबाउट 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये घट के बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है मड फ्लैट। तो इसकी वजह से क्या है कि जो जगह की ज़रूरत होती है माइग्रेटरी बर्ड्स को, वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होती जा रही है। कि यहाँ पे पहले 8 हेक्टेयर का मड फ्लैट होता था, ये कम होके लगभग 1 हेक्टेयर हो गया है। तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम है, देखिए यहाँ का जो लैंडस्केप है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इरोजन हो रहा है, यहाँ का जो लैंडस्केप है वो ख़राब होता जा रहा है। जो आपका अब हो क्या रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशन होने लगा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशन की वजह से इस जो मड फ्लैट है, इसका स्तर आ गया है ऊपर। अब ऊपर आने की वजह से इंटरटाइडल जोन जो है ख़त्म हो गया है। अब जो ज़मीन है वो परमानेंटली पानी के ऊपर रहती है, तो ये यहाँ का इकोसिस्टम जो पहले हुआ करता था वो डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ है यहाँ की। ठीक है, अब क्या है, इसकी वजह से अब जो नया इकोसिस्टम बनता जा रहा है, वहाँ पे नया लैंडस्केप बनता जा रहा है, जो मड फ्लैट से ख़त्म होते जा रहे हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, इको टूरिज़्म का अभी तक प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा था। कडालुंडी वल्लीकुनुन कम्युनिटी रिज़र्व है वहाँ पे, अभी हम आगे चल के देखेंगे कम्युनिटी रिज़र्व क्या है। और कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी रिज़र्व में क्या बताया जा रहा है कि जो मड डिपोजिशन हो रहा है, इसकी वजह से वहाँ पे अब मैंग्रोव जो हैं, ठीक है, जैसे जो पेड़ सुंदरबन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, मैंग्रोव फॉरेस्ट एक अलग कैटेगरी की फॉरेस्ट होती है। तो अब वहाँ पे मैंग्रोव्स पनपने लगे हैं। अब मैंग्रोव्स होने की वजह से क्या कहते हैं, वहाँ का पूरा इकोसिस्टम बदलने लगा है। मैंग्रोव्स होना अच्छी बात तो है, लेकिन जो चिड़ियाँ वहाँ पे आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, उनको पसंद है कि वो पूरा एरिया खुला हो। ठीक है, पूरा इकोसिस्टम खुला हो। लेकिन मैंग्रोव के आने से क्या होता है, एक टाइप से पूरा एरिया ढक जाता है पेड़ों से, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो सैंड बैंक्स हैं वो और ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा सैंड का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से जो मड फ्लैट है काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होने लगते हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं कि ये आपका कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है। उससे पहले मैं आपको मैप के थ्रू समझा दूँ कि ये जगह कहाँ है। तो सबसे पहले देखिए, हम केरला की बात कर रहे हैं। केरला इंडिया में यहाँ पे आता है। केरला में भी आपका जो कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होना चाहिए उसकी लोकेशन कहाँ है। तो केरला में भी ये पूरा, अगर आपका केरला का मैप है बड़ा सा, तो उसमें ये जो ब्लू कलर का है, यहाँ पे आपका थोड़ा नॉर्दर्न एरिया में पड़ता है आपका कोझिकोडे। और जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, कडालुंडी जो जगह है, कोझिकोडे में कहाँ पे आती है, आपकी बिल्कुल साउथ में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। सही, मैंने तो आपको बता दिया लोकेशन क्या है, बट आपको और चीज़ें ध्यान में रखनी है इस रीजन में। जैसे ये वाला रीजन जो है, ये वाला जो रीजन है आपका, सॉरी, ये जो रीजन है आपका वेस्टर्न घाट्स में आता है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स में ये रीजन का क्या फ्लोरा है यहाँ पे, ठीक है, क्या फौना है, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे, कौन कौन सी रिवर्स
यहाँ से फ्लो करती हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ की पूरी जो सिग्निफिकेंस है वो आपको ध्यान में रखनी है। इस एरिया में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कौन से आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, कौन से आपके रामसर साइट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको किसी भी रीजन का होलिस्टिक स्टडी करना है, ओके। अब देखते हैं कि कम्युनिटी रिजर्व जो यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया गया था और वो क्या होता है, और कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो देखिए, ये दोनों जो जगह हैं, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, ये आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत डिफाइन होती हैं, उनके अंडर आती हैं। तो अब एक बार हम लोग इन दोनों को सेपरेटली देख लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एनी कम्युनिटी और प्राइवेट लैंड एट कम्युनिटी रिजर्व। तो कम्युनिटी रिजर्व घोषित कौन करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने वाला फैक्ट। कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है। इफ़ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी और इंडिविजुअल इन्वॉल्व एग्री टू ऑफर सच एन एरिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। एंड सिर्फ यहाँ पे पर्यावरण का ही संरक्षण नहीं होता है, जो लोगों का यहाँ पे ट्रेडिशन है, कल्चर है और उनकी प्रैक्टिस है, इनका भी यहाँ पे संरक्षण होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है कि कम्युनिटी रिजर्व जो है आपका प्राइवेट लैंड होता है, ठीक है। किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी समुदाय का, किसी भी व्यक्ति का निजी ज़मीन जो होती है, अगर उसको प्रोटेक्शन चाहिए तो वो कम्युनिटी रिजर्व कहलाएगी। इस पूरे का उद्देश्य क्या होता है कि जो आपका सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उस एरिया की, वहाँ पे रहने वाले लोगों की, उनमें इम्प्रूवमेंट, उनमें और सुधार किया जा सके। और सुधार करने के लिए पूरा जो कम्युनिटी रिजर्व होता है, लैंड होता है, इसको इसके मैनेजमेंट के लिए एक अलग कमेटी बनाई जाती है। इसका नाम होता है कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। Where a community or individual has volunteered to conserve wildlife, its habitat, the state government may declare the area of community land by notification. ये हम चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं। There shall be no change in land use pattern within the community reserve unless authorized by a resolution passed by management committee. तो यहाँ का जो लैंड का पूरा कंट्रोल होता है कम्युनिटी रिजर्व में, उसको देखभाल कौन करता है, आपका कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी करती है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे कोई भी लैंड यूज़ चेंज करना है तो इन्हीं की ही अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। और अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 219 कम्युनिटी रिजर्व हैं। अब उसके बाद एक सवाल आता है कि कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं। इन्हीं की तरह बहुत साउंड करते हैं, बट दोनों अलग होते हैं। देखिए, इट इज़ अ स्टेट ओन्ड एरिया एडजेसेंट टू अ नेशनल पार्क। इट इज़ ओवरसीन बाय अ कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। तो जैसे यहाँ पे किसी का भी निजी ज़मीन होती है, ये जो ज़मीन होती है कंजर्वेशन रिजर्व जिसको घोषित किया जाता है, वो सरकार की ही ज़मीन होती है, वो स्टेट ओन्ड होती है। और जनरली जो नेशनल पार्क होते हैं, उनके आसपास का जो एरिया होता है, उसे एक टाइप से कंजर्वेशन रिजर्व के तरीके से घोषित किया जाता है। एंड इसके मैनेजमेंट के लिए भी एक अलग कमेटी को बिठाया जाता है, जिसका नाम होता है कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। उसके बाद है अगला पॉइंट, आफ्टर कंसल्टिंग विद द लोकल कम्युनिटीज द स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी एरिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एज कंजर्वेशन रिजर्व। और वहाँ पे जो मान लीजिए कोई भी सरकारी या पंचायत लैंड या कुछ भी ऐसा है, तो उसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनसे बातचीत करी जाती है, उनसे परामर्श लिया जाता है। और फिर स्टेट, यहाँ पे भी आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वही डिक्लेयर करती है। ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आपको इस तरीके से कि कंजर्वेशन रिजर्व को सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, तो आपको बताना होगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। इस तरीके से सवाल आते हैं, तो यहाँ पे ये फैक्ट जो है ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो जगह है तिरुपदाई मराथुर नाम की जो जगह है आपकी तिरुनेलवेली में, तमिलनाडु में, ये आपका पहला कंजर्वेशन रिजर्व था, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है लोगों के अधिकार जो होते हैं उनको पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे नेशनल पार्क में होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है, जो वहाँ पे लोगों के रहने के अधिकार होते हैं, लैंड के राइट्स होते हैं, इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, उन पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे लोगों के अधिकारों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी फ़िलहाल इंडिया में लगभग 100 कंजर्वेशन रिजर्व मौजूद हैं। तो ये हो गया आपका ये वाला आर्टिकल।
उसके बाद वही आपका आर्टिकल जो अभी काफ़ी समय से डेवलपमेंट में आ रहा है कि हरियाणा में जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो रिजर्वेशन के लिए बात चल रही है, जो टॉपिक है अबाउट प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स, उसके ऊपर है कि जैसे कुछ गवर्नमेंट्स हैं, जैसे पंजाब है, आपकी हरियाणा है, ये अपने लोकल जो अपने जॉब्स हैं, स्टेट में जो जॉब्स हैं उनमें लोकल लोगों के लिए डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन करना चाह रही है। जैसे हरियाणा ने क्या बोला कि हरियाणा में जितने भी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जितने भी फॉर्मल कंपनीज़ हैं उनके लिए रूल लागू किया जाएगा कि 75% जो काम करने वाले लोग होंगे वो मूल हरियाणा निवासी ही होंगे, उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ वो हरियाणा को बिलोंग करते हैं। तो 75% जॉब्स जो हैं गारंटीड रहेगी लोकल लोगों के लिए। तो ये वाला लॉ लाया गया था, लेकिन वहाँ का जो हाई कोर्ट है, कि जो हरियाणा हाई कोर्ट है, इसने इस वाले रूल को बिल्कुल खारिज कर दिया, बोल दिया कि ये जो है सही नहीं है, इसको क्वॉश कर दिया गया। ठीक है, तो इसी के ऊपर आर्टिकल है कि अलग अलग आज के समय में इसके ऊपर अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आए दिन देखने को मिलता है कि आज गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया, आज ये किया, उसके बाद गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने क्या व्यू लिया। तो अभी ये वाली बात इस स्टेज पे है। हालांकि आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए अबाउट प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं इसके, और इसके क्या नुकसान हैं, और हमें क्या करना चाहिए, बीच का रास्ता क्या होना चाहिए। आपको एटलीस्ट इस चीज़ के बारे में इतना एनालिसिस पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस की, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आए हैं। सबसे पहला तो एक एडिटोरियल है, वाई आर पीपल फ्लीइंग म्यांमार फॉर मिजोरम। तो इसकी अगर रेलेवेंस की बात करें तो अगर प्री की बात करें, प्री के लिए आपको जानने की ज़रूरत है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वाला जो कहीं भी ग्लोब में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट होती हैं तो कौन कौन से रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट होती हैं। ठीक है, कौन कौन से रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट होती हैं और क्या रीज़न होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का, आपको प्री के लिए इतना जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं। आपको एक कॉन्फ्लिक्ट दे देंगे एंड आपको एक रीजन दे देंगे, 2-3 रीजन दे देंगे, आपको करना होगा मैच। एंड अगर मेंस की बात करें तो मेंस के लिए ये टॉपिक 2 जगहों पे रेलेवेंट है। सबसे पहले GS2 में अगर बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन में जो आपका बायलैटरल रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशनशिप नेबरहुड, ठीक है। एंड उसके बाद आपका आता है ये वाला टॉपिक GS3 में, आपका इंटरनल सिक्योरिटी में आता है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। तो बात ये है कि म्यांमार में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जहाँ से लोग निकल के मिज़ोरम में आ रहे हैं। ठीक है, एक टाइप से आज के समय में म्यांमार में एक सिविल वॉर चल रहा है। ठीक है, एक देश के रहने वाले लोगों में ही आपस में युद्ध चल रहा है। अब एक बार सबसे पहले हम मैपिंग के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं यहाँ पे किन किन रीजन्स की बात चल रही है। देखिए यहाँ पे आपका जो पिंक कलर में है ये हो गया आपका म्यांमार, ठीक है, और आपका जो ब्राउन कलर में हो गया ये आपका इंडिया, और इंडिया में आपका मिज़ोरम, इसके ऊपर है मणिपुर, यहाँ पे है असम, और ये है त्रिपुरा। तो जो मिज़ोरम है, सबसे पहले तो देखिए 1 2 3 4 स्टेट्स को ये टच कर रहा है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है इसकी। ठीक है, इनफैक्ट 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, एक बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो ये देखिए जो म्यांमार है वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह का नाम है चिन स्टेट। ठीक है, तो चिन स्टेट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लड़ाई हुई 2 ग्रुप्स के बीच में, और यहाँ से क्या है लोगों को बाहर निकलना पड़ा, अपने घर छोड़ दिए यहाँ पे लोगों ने, और अपना देश छोड़ के अब कहाँ पे आ रहे हैं, आपका इंडिया में आ रहे हैं और मिज़ोरम में एंटर कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये वाली आपका पर्सपेक्टिव है, और ये हो गया आपका देखिए म्यांमार का मैप। म्यांमार के मैप में आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मेन कॉन्फ्लिक्ट हो रही है आज के समय में। देखिए अभी जो आपका रोहिंग्या
रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ जो थे वो अभी तक आपके इस वाले स्टेट से आते थे, रखाइन से आते थे। लेकिन जो न्यूज़ है फ़िलहाल, ये जो न्यूज़ है यहाँ पे कौन से एरिया की बात चल रही है, एक तो आपका चिन स्टेट है और आपका शान स्टेट है। इन दोनों एरियाज़ में अभी तक सबसे खतरनाक तरीके से यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। तो आप ध्यान में रखिए, जो हम बात कर रहे हैं वो इस पर्सपेक्टिव से आपको याद रखनी है। मैप आपको कॉन्स्टेंटली मन में होना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि म्यांमार में सिविल वॉर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है। तो देखिए, दो पार्टीज़ हैं सिविल वॉर की। सबसे पहली बात तो म्यांमार की खुद की आर्मी, ठीक है, और दूसरी बात है, दूसरी कौन पार्टी है, आपका प्रो डेमोक्रेसी मिलिशिया, ठीक है। अभी आपने रिसेंटली कुछ साल पहले सुना होगा कि म्यांमार में जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, जो आर्मी थी, उसने टेक ओवर कर लिया पूरी म्यांमार कंट्री को, एंड अब वही कंट्री को रन कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थी ऑन्ग सान सू की, उनको जेल में डाल दिया अलग अलग चार्जेस पे। तो एक तो म्यांमार आर्मी है और प्रो डेमोक्रेसी मिलिशिया है, कि जो प्रो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उन्होंने अपने छोटे छोटे आर्म्ड ग्रुप बना लिए इनसे लड़ने के लिए। और कौन कौन से वो आर्म्ड ग्रुप हैं, एक तो म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये MNDA है, उसके बाद ताआंग लिबरेशन आर्मी और आरकान आर्मी। और ये तीनों जो ग्रुप हैं, ये जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी के सपोर्ट में हैं। ये चाहते हैं हमारे देश में मिलिट्री रूल ना हो, लोगों द्वारा ही चुनी हुई सरकार हो, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, मिलिट्री चला रही है। और इन तीनों को मिला के इन्होंने अपना नाम दिया है थ्री ब्रदरहुड अलायंस। और अभी जिस आपका इंसिडेंट के बाद जो अटैक चिन स्टेट में जो अटैक हुआ था, उसका नाम था ऑपरेशन 1027। क्यों? क्योंकि ये अक्टूबर के महीने में हुआ 27 तारीख को। उसके बारे में ये है, जिसकी वजह से, इस अटैक की वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं अब इंडिया में रेफ्यूजी के तौर पे आ गए। एंड इसके अलावा जो म्यांमार आर्मी है, न्यूज़ में ये भी आया है कि चिन स्टेट में तो ये इश्यूज़ हुए हैं, लेकिन जो उसका शान स्टेट है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं। वहाँ पे भी एक टाइप से मास डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को अपने घर छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा है। अब देखते हैं कि क्या क्या रीज़न्स हैं, सिविल वॉर क्यों हुआ था, ठीक है। तो फरवरी 2021 की बात है, दो पार्टीज थी वहाँ पे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और म्यांमार आर्म्ड फोर्सेस हैं। इन दोनों ने मिलके बगावत करी, मिलिट्री कूप करा, और जो वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो लीडर थे वहाँ पे, उनको वहाँ से अपनी गद्दी से उतार दिया, ठीक है। अपनी गद्दी से उनको हटा दिया और उन्होंने खुद सारी पावर जो है अपना ली, ठीक है, कैप्चर कर ली उन्होंने पूरी पावर। और जो वहाँ की लीडर थी, डेमोक्रेटिक लीडर ऑन्ग सान सू की, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। ये बेसिकली पूरा का पूरा कंट्री को कंट्रोल में लेने की एक्सरसाइज थी, कि ज़बरदस्ती फोर्स को यूज़ करके डेमोक्रेसी को हटा के मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश कर दिया गया म्यांमार में। अब इनके तो जो ऑन्ग सान सू की थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उन्हें किस बेसिस पे हटाया? तो इनका कहना है कि जो म्यांमार मिलिट्री है, इनका ये कहना है कि जो इलेक्शन हुए थे नवंबर 2020 में, उसमें इरेगुलरिटीज़ थी, वो फेयर इलेक्शन नहीं हुए थे, उनमें काफ़ी सारी दिक्कतें थीं। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट है, हम इनको हटा रहे हैं। और 2008 के बाद से एक टाइप से कॉन्स्टिट्यूशनल फेस चल रहा था, डेमोक्रेटिक फेस चल रहा था, जहाँ पे जो मिलिट्री थी उसे मात्र मिलिट्री में मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन और इन पार्लियामेंट, कंट्रोल ओवर होम अफेयर्स, बॉर्डर एंड डिफेंस में मात्र 25% ही शेयर मिला था। और इनका जो कंट्रोल था सिर्फ वही था मिलिट्री के हाथ में। तो मिलिट्री का रोल काफ़ी ज़्यादा नैरो डाउन कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया था पहले के मुकाबले। अब म्यांमार में डेमोक्रेसी के आने के बाद 2008 के बाद मिलिट्री की पावर बहुत कम हो गई थी। तो एक टाइप से आप इसी बैकग्राउंड में सोच सकते हैं कि अब मिलिट्री ने फिर से अपना एक्शन लेने की कोशिश की है, फिर से पावर को कैप्चर करने की कोशिश करी है वहाँ पे। फिर फरवरी 2021 में क्या हुआ था, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, एंड उसके बाद पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस होने लगा वहाँ पे। एंड इसको नाम क्या दिया था, स्प्रिंग रेवोल्यूशन। ये नाम याद रखिएगा, ये अक्सर प्रीलिम्स में या फिर आपके मेंस में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है, ठीक है।
अब देखिए स्प्रिंग रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, NLD नाम का, ठीक है। एंड ये आगे चल के बन गया कमेटी रिप्रेजेंटिंग ये रीजन, ठीक है। एंड ये आगे चल के बन गए नेशनल यूनिटी कंसल्टेटिव काउंसिल, NUCC। और ये था क्या नेशनल यूनिटी कंसल्टेटिव काउंसिल? ये आपका एक डायलॉग प्लेटफॉर्म था फॉर यूनिटी, ताकि अलग अलग जो लीडर्स हैं NUCC से जुड़ सकें, यहाँ पे अपना मुद्दा बता सकें, अपनी बात बता सकें, ग्रीवियंस बता सकें, और एक टाइप से यूनाइट रहें, एक टाइप से आर्मी को एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह पोज करें। तो NUCC का ऑब्जेक्टिव क्या था? उन्होंने क्या बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव है? क्या था NUCC? नेशनल यूनिटी कंसल्टेटिव काउंसिल, जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्टर्स ने बनाया था। इनका काम था कि सबसे पहली बात तो जितने भी प्रो डेमोक्रेट लीडर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, सबसे पहले तो उनकी यूनिटी, एकता बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद इनका ये था कि कंट्री में एक नया संविधान लाना और म्यांमार के फ्यूचर के लिए एक पॉलिटिकल रोड मैप बनाना, ठीक है। ये इनके उद्देश्य थे। और ये बताया कि जब म्यांमार फ्री होगा तो उसे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट लीड करेगी। तो जब NUCC बना तो अलग अलग स्टेजेस से होकर जब NUCC बना, इसने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब किया, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ग्रैब किया। तब मिलिट्री एकदम से हरकत में आया एंड इन्होंने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन करा, ठीक है। इनको काफ़ी ज़्यादा दबाया, इनको काफ़ी ज़्यादा जेल किया, सज़ा सुनाई गई, एक टाइप से इनको बहुत सप्रेस कर दिया NUCC को, ताकि और लोग इनसे ना जुड़ पाएँ। और जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है ये अब आगे चल के बन गई पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। तो NUCC जो था ये आगे चल के इन्होंने सोचा कि अब इससे काम नहीं बन रहा है, ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट से काम नहीं बन रहा है, मिलिट्री इनको सप्रेस कर दे रही। तो इन्होंने क्या किया कि अब सीधे सीधे इन्होंने अपने हथियार उठाना शुरू किए। इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया, पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, PDF, और इनको ऐलान दिया कि भाई, इनको ऑर्डर किया कि अब आप अटैक करिए और एक सिविल वॉर मिलिट्री के साथ लॉन्च करिए। ये है पूरा यहाँ का बैकग्राउंड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि जो चिन स्टेट है वहाँ पे अटैक में हुआ क्या था। तो देखिए सबसे पहले म्यांमार आर्मी ने जो चिन स्टेट है उसको 2 अक्टूबर 2021 में अटैक किया था। यहाँ पे से बने काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़, काफ़ी लोगों को अटैक के विक्टिम्स बने, उनको अपना घर छोड़ के वहाँ से अपनी जान बचा के भागना पड़ा। तो लोग गए कहाँ? उनके बगल में एक ही जगह है जाने के लिए, कौन? इंडिया। एंड हम जानते हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में आपका पोरस बॉर्डर है एंड उनके बीच में फ्री मूवमेंट रेजिम है। मतलब आने जाने में, बॉर्डर को क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा बाधाएं नहीं होती हैं। एक टाइप से वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इधर से उधर। तो जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी जान बचाने के लिए इंडिया आए, तो कहाँ पे आए? 2 स्टेट्स में आए। सबसे पहले तो मिज़ोरम में आए। तो जब मिज़ोरम में जो लोग आए थे, यहाँ पे न्यू दिल्ली ने बोला कि भाई मिज़ोरम इनको कोई सहायता नहीं करेगा और इनके लिए कोई रेफ्यूजी कैंप स्थापित नहीं करेगा। न्यू दिल्ली ने अपना संदेश साफ साफ दे रखा था मिज़ोरम को, लेकिन मिज़ोरम जो स्टेट है इसने इसका उल्लंघन कर दिया, ठीक है। सेंट्रल जो न्यू दिल्ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश को मिज़ोरम गवर्नमेंट ने नहीं माना और जो रेफ्यूजी थे उनको उन्होंने पनाह दे दी, ठीक है, शेल्टर दे दिया अपने मिज़ोरम स्टेट में। क्यों? क्योंकि जो एथनिसिटी है, जो मिज़ोरम के रहने वाले लोग हैं और जो उनके जस्ट बगल में चिन स्टेट में रहने वाले लोग हैं, भले ही देश अलग हैं लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनकी एथनिसिटी है, ठीक है, उनकी एंसेस्ट्री है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो इसलिए मिज़ोरम के रहने वाले लोगों ने उन्हें अंदर आने दिया, भले ही सरकार ने मना किया था। उसके बाद जब मणिपुर में गए थे, तब मणिपुर में तो देखिए पहले से ही अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है मीती और कुकी जो कम्युनिटी के बीच में। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़, इंटरनल सिक्योरिटी के, इंसर्जेंसी के, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा और बढ़ने की संभावना है। अब चाइना का इस सब में क्या लेना देना है भाई? क्योंकि चाइना म्यांमार का नॉर्दर्न इंटरनेशनल नेबर है और म्यांमार जो है चाइना का काफ़ी ज़्यादा क्लोज एलाई है।
ठीक है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा करीबी संबंध है। एंड चाइना ने तो वैसे ऑफिशियली बोला है कि हॉस्टिलिटीज़ को, जो सिविल वॉर हो रहा है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का भी यहाँ पे इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब सिविल वॉर हुआ है उसके बाद जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस हैं म्यांमार की, वहाँ पे कुछ चाइनीज़ वर्कर्स जो थे उनको फिर काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया है, काफ़ी सारा उनको यूज़ किया गया है ताकि म्यांमार के जो रहने वाले लोग हों उनको प्रॉफिट हो सके। तो कहीं ना कहीं चाइना चाहता है सिविल वॉर अगर चल रहा है तो उससे चाइना भी इस फ़ायदा उठा सकता है अपने लोगों को सिक्योर करने में। तो ये यहाँ पे चाइना का इंटरेस्ट है। तो ये है पूरी स्टोरी कि क्यों इंडिया में आ रहे हैं, क्या सिविल वॉर रहा है और क्या चाइना का इंटरेस्ट रहा है, एंड कौन कौन इस सिविल वॉर का स्टेक होल्डर है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम देख चुके हैं। अब हमें पता है कि जो म्यांमार में चल रहा है क्या चल रहा है। अब आगे कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो आप उसको काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अब अगला आपका एक कॉलम आता है, वाई हैज़ चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर स्टॉल्ड। तो सबसे पहले इसकी रेलेवेंस की अगर बात करें, रेलेवेंस में आपका प्री में ये आपका ज्योग्राफी में मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका CPEC है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर से होके जाता है, आपका गिलगित एंड बल्तिस्तान रीजन से होके। तो आपको इस एरिया की ज्योग्राफी पता होना चाहिए एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिससे ये कनेक्ट कर रहा है, क्या उनकी ज्योग्राफी है, क्या रीजन में इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं ध्यान रखने वाले, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में ये आपका GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में नेबरहुड एंड बायलैटरल रिलेशन, कंट्रीज़ अलग अलग कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल रिलेशन क्या कैसे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन के अंडर ये वाला आर्टिकल आता है। तो एक बार हम देख लेते हैं ये क्या है। तो देखिए चाइना, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि चाइना जो है अभी देखते हैं। सबसे पहले हम मैप पे देख लेते हैं। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये एक्चुअली एक रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, रोड और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है क्या ये? तो यहाँ पे एक जगह दूसरे से कनेक्ट हो रही है। चाइना चाहता है एक जगह को दूसरे से कनेक्ट करना। अब वो कौन कौन सी हैं जगह? देखिए चाइना में सबसे स्टार्ट कहाँ पे होता है? ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट होता है आपका चाइना में एक जगह है काशगार, और ख़त्म कहाँ पे होता है? आपका जो ग्वादर पोर्ट है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, तो ठीक है, चाइना और पाकिस्तान दोनों के संबंध अच्छे हैं, वो रोड बनाए, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है अगर आप देखें कि इस रोड का रास्ता क्या है। ध्यान से देखिए, ये जो रेड कलर का रूट है जा कहाँ से रहा है? ये इंडिया की टेरिटरी के बीच से होके जा रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया आपका गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है और ये इंडिया में आता है, बट फिलहाल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर में है, लेकिन ये इंडियन टेरिटरी है। तो एक टाइप से इंडिया ये आपत्ति जताता है कि ये इंडियन टेरिटरी में कि चाइना कैसे अपना एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकता है। कहीं ना कहीं ये इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसको वायलेट करता है ये वाला प्रोजेक्ट। इसलिए इंडिया जो है इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ी तरीके से विरोध करता है। ठीक है, तो एक और चीज़ ध्यान में रखिए, जो रोड है कहाँ से होके जा रहा है आपका गिलगित बल्तिस्तान से, इस्लामाबाद से और लाहौर से होके जा रहा है। जा कहाँ रहा है? ग्वादर पोर्ट। और एक और चीज़ ध्यान रहे, ये वाला भी जो पोर्ट है ये भी चाइना की ही मदद से पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? कॉन्टेक्स्ट या फिर आप बैकग्राउंड कहें
इसका क्या बैकग्राउंड है, सबसे पहले देखिए कि जो अब पाकिस्तान में अभी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ये सब कोई जानता है। तो अब इसी बीच में पाकिस्तान के जो केयरटेकर पीएम हैं वो चाइना गए। चाइना क्यों गए? क्योंकि पाकिस्तान के पास जो पैसों की कमी पड़ रही है वो चाइना से मांगने गए कि पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, निवेश की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और वो चाहते हैं कि चाइना जो है पाकिस्तान में और इन्वेस्ट करें। ठीक है, एक टाइप से 65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहती हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को फिर से और तेज़ी से शुरू करने की मांग करी है। इसलिए ये वाला आर्टिकल जो है आपका न्यूज़ में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर असल में है ही क्या। तो देखिए, चाइना जो है उसने 2015 में अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। उसके काफ़ी सारे अलग अलग कंपोनेंट थे। इस पूरे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि दुनिया के अलग अलग जो कोने हैं, अलग अलग जो जगह हैं, और चाइना से उनका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हो। ठीक है, ताकि इससे क्या हो कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसे और ज़्यादा बढ़ावा मिल पाए, और जो जो चाइना के साथ ट्रेड करेगा या आपस में ट्रेड करेगा इस रास्ते से उसको उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो ये पूरा इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था। तो इसके काफ़ी सारे छोटे छोटे कंपोनेंट थे, अलग अलग देशों से मिलकर अग्रीमेंट किए थे। जैसे म्यांमार के साथ कुछ करा, ठीक है, रशिया के साथ कोई एग्रीमेंट किया, और पाकिस्तान के साथ क्या एग्रीमेंट किया था, CPEC का। पाकिस्तान वाला जो कंपोनेंट है कि वन बेल्ट वन रोड के काफ़ी सारे कंपोनेंट है, लेकिन जो पाकिस्तान वाला कंपोनेंट है उसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये दोनों की कोलैबोरेशन से बन रहा है। इसके प्रोविज़न क्या थे कि ठीक है, एक रोड बनेगी जो काशगर को ग्वादर से कनेक्ट करेगी, एंड इसमें 45 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके लिए सिल्क रोड फंड बनेगा जो खुद सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ बैंक ही फाइनेंस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला रोड कनेक्ट क्या क्या करता है, ग्वादर पोर्ट जो है वहाँ उसको कनेक्ट करता है। ये ग्वादर पोर्ट भी जो है आपका बलूचिस्तान प्रोविंस में आता है, और कहाँ से कनेक्ट करेगा, चाइना में जो साउथ वेस्ट शिनजियांग रीजन है काशगर, उससे ये कॉरिडोर को कनेक्ट करता है। तो अगर ये हो पाएगा तो चाइना को जो अरेबियन सी है, अगर चाइना कोई भी गुड्स पहुंचाना चाहे, ठीक है, डायरेक्टली आपका अरेबियन सी का डायरेक्ट एक्सेस मिल पाएगा फिर चाइना को। अभी क्या है, अभी बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ता है मलक्का स्ट्रेट से। ठीक है, क्योंकि चाइना का लोकेशन ऐसा है और बीच में आपका इंडिया है। अगर ये हो जाएगा, ये वाला प्रोजेक्ट बन जाता है, तो चाइना की जर्नी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, काफ़ी छोटी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे चाइना को काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी मिलेगा। लेकिन अब ये इशू स्टार्ट कहाँ पे होता है कि जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये चाइना और पाकिस्तान के लिए है तो बहुत अच्छा, इंडिया के लिए दिक्कत है, लेकिन ये खुद इस प्रोजेक्ट में ही काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट में इतने सारे इश्यूज़ हैं कि अब इस पर काम ही लगभग बंद हो चुका है। तो सबसे पहले 2016 में ये चीज़ शुरू होती है कि जो फंड्स होते हैं उसमें कन्फ्यूज़न होने लगता है। ठीक है, अलग अलग काफ़ी सारे इश्यूज आने लगते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, जो बिल्डिंग प्रोसेस है पूरा, उस प्रोसेस में काफ़ी डिले होने लगा। टैक्स एग्जेम्पशन को लेके काफ़ी सारे डिफरेंसेस आने लगे। जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हैं उनमें उनके इशुएंस में काफ़ी सारे इश्यूज आने लगे। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि भले ही दोनों मिल के इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, लेकिन उसका पूरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो चाइना के ही कंट्रोल में रहेगा, कि जो फाइनेंसिंग चाइना बैंक्स करेंगे, और जो इंश्योरेंस है वो भी चाइना कॉरपोरेशंस ही करेंगी। और इसको लेके काफ़ी सारे लोकल्स जो हैं, जो वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तान के जो लोकल्स हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है आपके इस प्रोजेक्ट को लेके। ठीक है, स्पेशली जो बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट बन रहा है वो भी चाइना की मदद से बन रहा है, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है उससे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो वहाँ पे लोकल फिशरमैन होते हैं उनका लाइवलीहुड चला जाता है। जो
लेबर वहाँ पे यूज़ होता है, वहाँ पे वैसे तो लोकल पाकिस्तानी लेबर यूज़ होना चाहिए, लेकिन चाइना यूज़ क्या करता है, अपना ही लेबर वहाँ पे भेजता है, चाइना के ही लोगों को वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए भेजता है। लोग अपनी ज़मीन नहीं बेचने देते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और जो पोर्ट है, उस पोर्ट को जो ग्वादर पोर्ट है, उस पोर्ट को चाइना ने लीज़ पे ले रखा है काफ़ी सारे सालों के लिए। और जब लीज़ पे ले रखा है तो उस पोर्ट से निकलने वाले फ़ायदे में 100% फ़ायदे में से 99% प्रॉफिट जो है वो जाता है चाइना को, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 9% प्रॉफिट आता है। तो आप देख रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान जो है इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स ले रहा है, लेकिन जो पोर्ट है असल में उसका सबसे ज़्यादा पावर, कंट्रोल और पैसा किसके पास में है? चाइना के ही पास में है। एंड अब इसको और आगे बढ़ावा देने के लिए लोकल्स में गुस्सा क्यों है? क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है, लोगों से ज़बरदस्ती उनका लैंड छीन रही है एंड लोगों को डिस्प्लेस कर रही है अपने खुद ही के घरों से, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है रुका हुआ है। एंड इसके अलावा कहीं ना कहीं अब चाइना पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनके बीच में भी एक रिफ्ट आता जा रहा है, ठीक है। उसका कैसे पता चलता है हमें कि ये तो हो गया एक प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे, तो और एक हो गया जिसमें अभी रुकावट आ गई। लेकिन इसके अलावा 3 और प्रोजेक्ट हैं, जैसे देरा इस्माइल खान जाब रोड, खुजदान बसीमा रोड एंड काराकोरम हाईवे। ये तीनों प्रोजेक्ट भी थे, ये भी चाइना की मदद से ही बनने थे, लेकिन अब चाइना ने क्या किया, इनको फंडिंग, जो पाकिस्तान को फंडिंग मिलती थी वही इन्होंने रोक दी। क्यों? क्योंकि चाइना कहता है कि पाकिस्तान में इन फंड्स को लेके काफ़ी ज़्यादा करप्शन किया जाता है। एंड दूसरा इशू क्या है, दूसरा डिसएग्रीमेंट क्या है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, कि चाइना कहता है कि जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पे जितना भी बिजनेस होगा, जितना भी करेंसी एक्सचेंज होगा, वो चाइना की जो करेंसी है युआन, उसी में होगा, पाकिस्तानी पैसे में नहीं होगा, ठीक है। जो आपका युआन है उस पूरे एरिया में वही एक लीगल टेंडर के तौर पे वही करेंसी वहाँ पे काम करेगी, पाकिस्तान की खुद की करेंसी इस पोर्ट के अंदर और उस पोर्ट के आसपास के रीजन में नहीं काम करेगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ लोकल्स के रीज़न थे, ठीक है, कुछ आपके रिफ्ट के रीज़न थे, जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये अब स्टॉल हो गया है। तो चलिए, हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया है एंड उन टॉपिक्स से रिलेटेड अब हम देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा इन टॉपिक से रिलेटेड जिन पे हमने अभी बात करी। एंड मैं चाहूँगा कि आप इनको रीड करें, आप इनको आप स्क्रीन को पॉज करें, रीड करें एंड इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। अगर आप आंसर लिखते हैं तो उसका आपको सही जवाब भी दे दिया जाएगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, इट्स अबाउट कम्युनिटी रिजर्व। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीन को पॉज करें एंड इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर करें। ये हो गया क्वेश्चन आपका बिल्स के ऊपर, क्योंकि हम अभी तमिलनाडु वाले क्वेश्चन में बिल्स की बात कर रहे थे। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, आपका फाइनेंस बिल और मनी बिल के ऊपर है। मैं चाहूँगा कि आप इसको पॉज करें एंड आपको इसका आंसर लिखें कमेंट में। एंड ये हो गया आपका एक मेंस का क्वेश्चन जो कहता है डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय गवर्नर, डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ऑर्डिनेंस के ऊपर है, ये भी आपका मेंस में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स के बेसिस पे सॉल्व करिए और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अगर आप आंसर कमेंट में लिखते हैं तो उसका आपको इवैल्यूएशन भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर काम का लगा हो, आपने इसमें कुछ नया सीखा हो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।